नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। आज बात करेंगे प्रियंका गांधी की। जी हाँ, प्रियंका गांधी गांधी परिवार की बेटी, एक्टिव पॉलिटिक्स में होकर भी वो अभी तक चुनावी मैदान में नहीं उतरी हैं। तो इस बार कयास ये लगाए जा रहे हैं कि वो चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। कहां से उतरेंगी, इसको लेकर भी डिबेट चल रही है, लेकिन क्योंकि कांग्रेस पार्टी को ही आखिरी फैसला लेना है, तो वो जब लेगी तब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए कांग्रेस का प्लान क्या है प्रियंका गांधी को लेकर, यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हाल ही में उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी अविनाश पांडे को सौंप दी गई। पहले प्रियंका गांधी, हमने देखा जब इलेक्शंस हो रहे थे यूपी के, तो प्रियंका गांधी ही यूपी की कमान संभाल रही थी। अब क्योंकि ये चेंज हुआ है, तो इस चेंज के पीछे क्या है, और प्रियंका गांधी को किसी राज्य की या कोई जिम्मेदारी ऐसी नहीं सौंपी गई है जिसको देखते हुए आगे का प्लान नजर आए। तो कांग्रेस के मन में प्रियंका गांधी को लेकर क्या चल रहा है, यह जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी हमारे साथ है। संजीव जी, क्या चल रहा है? प्रियंका गांधी आखिरकार क्या करने वाली हैं 24 के इलेक्शन में, क्योंकि सामने तो वही है। देखिए, आज सोमवार है, शनिवार को वो सूची आई ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, उनके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की तरफ से केसी वेणुगोपाल पार्टी महासचिव ने निकाली, जिसमें कि जो नई टीम है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की, उस टीम के लोगों के नाम लिखे हुए थे, जनरल सेक्रेटरीज के नाम रखे हुए थे, और जनरल सेक्रेटरीज में जितने भी नाम थे 12 के आसपास, उसमें दूसरा नाम प्रियंका गांधी का था। पर सभी नामों के आगे कोई ना कोई जिम्मेदारी लिखी गई थी। आप आंध्र प्रदेश के प्रभार होंगे, आप पश्चिम बंगाल के होंगे, आप बिहार के होंगे, लेकिन प्रियंका गांधी के नाम के आगे कोई भी जिम्मेदारी नहीं लिखी गई थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि आखिर अभी तक तो वो उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य की प्रभारी थी, अब अचानक से उनके नाम के आगे कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन जनरल सेक्रेटरी उनको बना के रखा गया है। और यहीं से चर्चाएं बहुत तेज शुरू हुई है कि प्रियंका गांधी के लिए कोई बड़ी विशेष जिम्मेदारी जो है वो तय कर रहा है कांग्रेस नेतृत्व, और इसी कारण से उनके नाम के आगे ब्लैंक छोड़ा हुआ है। नेतृत्व तो उनका भी है, गांधी परिवार की बेटी है वो। जाहिर है गांधी परिवार की बेटी है, लेकिन दूसरा पक्ष भी देखिए कि प्रियंका की उम्र 50 को पार कर गई है, और अभी तक उन्होंने एक चुनाव भी नहीं लड़ा है। बिल्कुल सामान्य स्थितियों में ऐसा होता नहीं है। वनस्पत राहुल गांधी को देखें तो कितनी बार सांसद, वो तो 2004, 2009, 2014, 2019 4 बार के सांसद हो लिए। बिल्कुल, और 5वीं बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कोई व्यक्ति 4 बार का सांसद हो लिया जो उससे केवल मात्र 2 साल बड़ा है, और कोई अभी तक पहली दफा चुनाव भी नहीं लड़ा है प्रियंका गांधी ने। तो उस मामले में तो वो थोड़ा पीछे हो गई है। सामान्य लोग भी जो राजनीति में हैं, तो वो अभी तक 2-3 चुनाव लड़ लेते हैं, बिल्कुल 50 की उम्र आते आते। प्रियंका गांधी के नाम के आगे जिम्मेदारी अगर नहीं है, और अगर उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाने वाली है कांग्रेस नेतृत्व के द्वारा, तो वो कौन सी जिम्मेदारी हो सकती है? सब लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं, और ये भी माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी की दरअसल भूमिका जो है वो चुनाव के दरमियान या चुनाव के आसपास तय कर दी जाएगी, या हो सकता है कि चुनाव के दौर में कैंपेन कमेटी, चुनाव के दौर में कुछ इस तरह की समितियां जो बनती हैं, उसमें उनको लाया जा सकता है। पार्टी महासचिव तो वो है, कैंपेन कमेटी होता है चेहरा पार्टी का, तो कहीं वो प्रचार प्रमुख के तौर पर सामने नहीं आने वाली है। या फिर क्या प्रियंका गांधी फाइनली चुनाव लड़ेगी? नहीं, उस चुनाव लड़ने के लिए खाली छोड़ा गया है। उस लिस्ट में जो 12 नाम है, उसमें से बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो चुनाव लड़ेंगे या फिर लड़ चुके हैं, या फिर आगे उनकी कोई भूमिका बन रही है इस तरह की। प्रियंका गांधी के आगे अगर कुछ नहीं लिखा है, तो उनको जिम्मेदारी मुक्त किया गया है अगर, तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या नजर आती है? क्या ये एक फेलियर की वजह से उनको जिम्मेदारी मुक्त किया गया है? उत्तर प्रदेश में हमने देखा उन्होंने बड़ा गजब का कैंपेन चलाया, लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन उसका कोई फायदा एज सच मिला हो वो नजर नहीं आया। ये मान लेना थोड़ा मुश्किल है कि उन्हें दंडित किया गया है। कांग्रेस पार्टी की जो भी संरचना है, उसमें गांधी परिवार का व्यक्ति परफॉर्म न कर पाने की वजह से कोई जिम्मेदारी नहीं पा पाए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। नहीं, राहुल गांधी ने भी 2019 का चुनाव हारे, उसके बाद अध्यक्ष पद स्वयं किया था, अध्यक्ष पद से वो खुद ही हट गए, स्वयं किया था। हाँ, तो इसमें स्वयं करने वाली बात भी सामने नहीं आई है। नहीं तो स्वयं हो सकता है ये प्रियंका ने खुद ही
जिम्मेदारी ना लेने का ठाना हो या फिर कुछ किया हो, तो क्योंकि फिर जनरल सेक्रेटरी के पद से भी त्यागपत्र देती ना। जनरल सेक्रेटरी वो है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ अविनाश पांडे साहब को लाया गया है। अविनाश पांडे ही प्रभारी महासचिव होंगे अब उत्तर प्रदेश में। अविनाश पांडे कहे जाते हैं राहुल गांधी की टीम के आदमी, और राहुल गांधी की टीम के आदमी का मतलब हो गया कि अब उत्तर प्रदेश कांग्रेस को राहुल गांधी ने फिर से संभाल लिया। हाँ। पहले भी वही संभाला करते थे, बीच में प्रियंका गांधी आ गई थी, अब फिर से वही संभालेंगे। तो एक चीज तो तय हो गई। दूसरी अपॉइंटमेंट जो है महासचिव की, उसमें हमने देखा कि दीपा दासमुंशी का नाम था, जो कि प्रभारी है तेलंगाना की। अभी वो तेलंगाना में चुनाव भी लड़वा रही थी, अब उनका प्रमोशन हो गया और वो जनरल सेक्रेटरी बना दी गई। पहले वो इंचार्ज थी, अब पदनाम मिल गया उनको जनरल सेक्रेटरी, और दीपा दासमुंशी को तेलंगाना का इंचार्ज बनाया गया। और साथ ही साथ एक कदम और आगे जाते हुए केरल का भी इंचार्ज बना दिया गया। अब केरल और तेलंगाना आज की तारीख में एक ऐसे क्षेत्र हैं जो कि कांग्रेस के प्रथम परिवार से जुड़े हुए क्षेत्र बताए जाते हैं। केरल के वायनाड से राहुल को चुनाव लड़ते हैं और बहुत अच्छा प्रबंधन उन्होंने किया दीपा दासमुंशी ने तेलंगाना में, माना ये जाता है, इस कारण से उनको प्रमोशन भी मिला और केरल का भी इंचार्ज बनाया गया। हालांकि केसी वेणुगोपाल केरल से हैं, जो कि संगठन महासचिव है, बहुत करीब है राहुल गांधी के, लेकिन फिर भी। और दूसरी बात कि तेलंगाना के प्रभारी के तौर पर दीपा दासमुंशी को प्रमोशन मिला, जनरल सेक्रेटरी हो गई। पहले भी वो देख रही थी, लेकिन जनरल सेक्रेटरी नहीं थी। मैं ये कहानी इसीलिए कह रहा हूं दीपा दासमुंशी के बारे में, क्योंकि कहा ही जा रहा है कि प्रियंका गांधी तेलंगाना के मेडक सीट से चुनाव लड़ सकती है। तो भूमिका और पहले से ही फील्डिंग सेट कर दी गई है, यानी कि जो 2024 के चुनाव है उसको ध्यान में रखते हुए ये नई वर्किंग कमेटी की या नई नेशनल एग्जीक्यूटिव की लिस्ट बनाई गई है 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए, और खासतौर पर गांधी परिवार को क्या सूट कर रहा है। देखिए दीपा दासमुंशी ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, एकमात्र सीट जो जीत पाई, तेलंगाना का राज्य जीत पाई। तेलंगाना में दीपा दासमुंशी देख रही थी, उनको प्रमोशन दिया गया और उनको केरल का भी इंचार्ज बना दिया गया। बहुत अच्छा देखती हैं आप, वहां भी देखिए, यानी कि वो तेलंगाना और केरल दोनों देखेंगी। और कहा जा रहा है कि वायनाड से राहुल गांधी लड़ेंगे, ज्यादा चांस है, और अगर प्रियंका लड़ती है मेडक से, दीपा दासमुंशी दोनों के लिए इफेक्टिव हो जाती है। अच्छा, प्रियंका को लेकर जो घोषणा होगी वो आगे ही होगी, तब पता ही चलेगा, अभी तो सिर्फ कयासबाजी जारी है। ये साउथ में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी अपने आप को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है, काफी हद तक मजबूत भी हुई है, भारतीय जनता पार्टी उस हिसाब से मजबूत नहीं है। तो क्या उत्तर प्रदेश को साइड रखकर, क्या सिर्फ साउथ के भरोसे कांग्रेस ये चाहती है कि हम इंडिया गठबंधन के सहारे 24 का चुनाव जीत जाएंगे? क्या ऐसा लग रहा है? क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव है जो अपने आप को कहते हैं कि हम बड़ी भूमिका में आना चाहते हैं। बिहार में नीतीश जी होंगे या फिर लालू जी की पार्टी होगी। बंगाल चले जाएं तो वहां पर दीदी होंगी। दिल्ली में रहें, पंजाब चले जाएं तो इस तरह से माफ कीजिएगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, वो कहेंगे हम बड़ी भूमिका में। तो साउथ बचता है जहां पर कांग्रेस अपने आप को ज्यादा सीटें लेकर और अच्छी मजबूत स्थिति में रख सकती है। तो क्या ये एक भूमिका बन रही है कि साउथ पूरा कवर किया जाए कांग्रेस की तरफ से, वहां पर जो और खिलाड़ी उनको साथ लेकर, और ये जो उत्तर भारत है, यहाँ के जितने भी आसपास के राज्य हैं, वहां पर खासतौर पर जो क्षेत्रीय दल है उनको ज्यादा मौका दिया जाए, उनको फ्रंट सीट पर खेलने का अवसर दिया जाए? क्या ये एक प्लान बन रहा है, क्या एक भूमिका बन रही है? ये जो अपॉइंटमेंट्स कमेटी है और जो उसने लिस्ट निकाला है, और जाहिर है कि 10 जनपद और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की सहमति के बाद ये आया है, इसमें तो स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि 2024 में जो क्रूशियल स्टेट्स है हिंदी पट्टी के, उन पर क्रूशियल लोगों को नहीं लगाया गया है। जो क्रूशियल स्टेट्स हैं उन पर ऐसे ट्रीट किया गया है उसको कि हम वॉकओवर दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए अविनाश पांडे, आप प्रियंका गांधी को हटा देंगे और उनके बदले अविनाश पांडे आएंगे। अविनाश पांडे बहुत सुलझे व्यक्ति हैं, पुराने कांग्रेसी हैं, लेकिन फिर भी कह रहा हूं, जिस जिजीविषा के साथ भिड़ंत किया था प्रियंका गांधी ने, और 399 सीट पर लड़ने के बाद भी उनको आई थी 2 सीटें मात्र, तो सोचिए कितनी मुश्किल है उत्तर प्रदेश की जमीन।
और वहां पर और मुश्किल हो जाएगा अविनाश पांडे को डालना। वो महाराष्ट्र से आते हैं, ब्राह्मण चेहरा हो सकते हैं, लेकिन ब्राह्मणों का वोट आज भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, वहां से वो कैसे? तो इसका मतलब है कि उन्होंने एक हल्के पर्सनालिटी को रखा है ताकि अखिलेश के साथ वो ठीक ठाक सीट शेयरिंग कर सकें। बिहार चलिए, मोहन प्रकाश पता नहीं कितने दशक हो गए उन्होंने चुनाव नहीं लड़े। वो कभी लाइमलाइट में आते भी नहीं है, पार्टी की नीतियों के लिए बहस कर रहे हो, अखबार में लिख रहे हो, ऐसा मैंने नहीं देखा है उनको कभी करते हुए। बिहार जैसे राज्य का इंचार्ज बना दिए गए ताकि लालू नीतीश थोड़े कंफर्टेबल फील करें। गुलाम अहमद मीर जो कि कश्मीर से है, उनको मध्य प्रदेश का इंचार्ज बनाया गया है। मतलब वो कितना समझते हैं मध्य प्रदेश को, गुलाम अहमद मीर जो जम्मू कश्मीर से आते हैं, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन इसका मतलब है कि आप मध्य प्रदेश को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि यहाँ कुछ होना जाना खास है नहीं। तो देखिए, ऐसा है कि यह आपका आकलन सही है कि हिंदी पट्टी को कांग्रेस ने एक तरह से छोड़ दिया है। उसने मान लिया है कि यहाँ पर अगर हमारा आम आदमी पार्टी और अखिलेश के साथ ठीक ठाक पैक्ट हो जाता है तो कुछ सीटें जो है हम प्राप्त कर लेंगे। यानी कि अभी की स्थिति से अच्छी स्थिति वो बन जाएगी हिंदी पट्टी में कि हम क्षेत्रीय छत्रपों को लेकर आगे बढ़ें। और रहा सवाल कि अब प्रियंका गांधी उत्तर से लड़ेंगी क्या, देखिए संभावनाएं तो हमेशा खुली रहेंगी, लेकिन मुझे लगता है कि अमेठी और रायबरेली में जो इस वक्त स्थिति है और जिस तरह से फील्डिंग सजाई जा रही है, मेरी जानकारी है कि एक बहुत बड़े ब्राह्मण नेता उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के, वो रायबरेली से लड़ने वाले हैं। अच्छा, जो कि इस वक्त सरकार में भी है। तो अब मान लीजिए कि इस तरह के लोग आ रहे हैं लड़ने के लिए, तो उनको टक्कर कितना दे पाएंगी प्रियंका गांधी, और कहीं डेब्यू के वक्त ही कुछ गर्भ फियास्को तो नहीं हो जाएगा, उनको बचाना भी जरूरी है। अमेठी वापिस आकर के जीत जाना, रिस्क लेना, ये बहुत मुश्किल है। देखिए, 2 जगहों से लड़ेंगे तो वायनाड ही जीतेंगे, अमेठी की जनता फिर वोट नहीं देगी। अगर मान लीजिए कि वायनाड न लड़ते हैं, राहुल गांधी अमेठी ही लड़ते हैं, तो भी एक रिस्क फैक्टर हो जाएगा। अच्छा, प्रियंका गांधी का 2024 में चुनाव लड़ना क्यों जरूरी है? सबसे मतलब अहम सवाल तो यही है कि प्रियंका गांधी क्यों लड़े चुनाव, क्या वजह है? एक सीट मिल जाएगी संसद में सिर्फ इसलिए जरूरी है? एक अच्छी उम्मीदवार है, मजबूत आवाज है, महिलाओं में खास तौर पर ठीक ठाक पकड़ है उनकी, और उनका जो एक स्टार पावर है, जब भी वो कहीं उतरती है तो मैंने देखा है उनको देखने के लिए, उनसे बात करने के लिए, हाथ पकड़ने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है। क्या वो चुनाव नहीं लड़ती हैं, ये वजह है कि उनका वो जो करिश्मा है वो चुनावी तौर पर कांग्रेस पार्टी को फायदा नहीं पहुंचाता है, और अगर वो चुनाव लड़ने लगेंगी, डेब्यू करेंगी, तो शायद वो कहीं और पर जाएं और वो जो भीड़ उनके लिए इकट्ठा हो रही है उसको वोटों में भी कन्वर्ट कर पाए? क्या ऐसा मतलब नजर आता है, क्या ऐसा लगता है? देखिए, गांधी परिवार की है तो जाहिर है एक न एक दिन तो चुनाव लड़ना ही था। वो दिन इनके जिंदगी में थोड़ा पीछे आया है, वरना मैंने तो 2004 से उनको देखा है, जब राहुल गांधी पहली दफा चुनाव लड़ रहे थे, हम अमेठी में उनको कवर कर रहे थे, उस वक्त भी ये प्रचार कर रही थी राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का रायबरेली में। और सोनिया गांधी जाति कम है तबियत की वजह से, तो रायबरेली वगैरह प्रियंका गांधी ही जाया करती थी। वहां के सारे पॉलिटिकल वर्कर्स को नाम से जानना, अमेठी में लोगों को नाम से जानना, प्रबंधन पूरा यही देखती थी। लेकिन ये था कि तब तक वो केवल रायबरेली और अमेठी को देखा करती थी। जब महासचिव बना दी गई, इंचार्ज बना दी गई, पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश, बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया जब चले गए बीजेपी, तो पूरे उत्तर प्रदेश की, तब उन्होंने बहुत जबरदस्त एग्रेसिव तरीके से कमान संभाला। और इस बात को तो आपने नोटिस किया ही होगा कि महिलाओं का जहां तक मामला होता था, हाथरस का हो, कहीं का हो, तो वो बहुत तेजी से घुसती थी और सबों को साथ में गले मिल करके। तो जो चीज मिस होती है राहुल गांधी में, वो बात उनमें है। हम ये देखते हैं लगातार उनकी राजनीति में कि वो महिलाओं से जुड़ी कोई भी विषय अगर आता है तो वो आवाज उठाती है। अभी देखिए, हाल ही में साक्षी मलिक मुलाकात हुई तो तमाम तरह के कयास लगाए जाने लगे, क्या साक्षी मलिक जो है कांग्रेस आ रही है, या फिर ऐसी चीजें होने लगी। देखिए, तो मुद्दे तो पकड़ लेती हैं वो लोग आती हैं, राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। अब चूंकि समाज का भी मसला आ गया है, बिल्कुल, तो संदेश दूर तक जाता है। हरियाणा के चुनाव भी है जहाँ जाट वोट बैंक बहुत सबल है, और उनके भाई एक
तस्वीर लेने के चक्कर में किस तरह से उपराष्ट्रपति के और पूरे भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर आ गए, सबने देखा। तो कहीं ना कहीं वो चीजें भी हाँ, एक लेवल करने की राहुल और कोशिश है। प्रियंका गांधी, राहुल यकीनन बहुत से मुद्दों को समझते हैं, उनकी फिलोसॉफिकल बेंट ऑफ माइंड हो सकती है, वो बहुत सा ज्यादा अनुभव रखते हैं। प्रियंका गांधी में अभी अनुभव भी नहीं है, शायद वो उतना ज्यादा गहराई से चीजों को पढ़ती नहीं है जितना राहुल गांधी करते हैं, लेकिन जो इंस्टेंट पब्लिक कनेक्ट है वो प्रियंका गांधी का बेहतर है राहुल गांधी से। जिस तरह से भाषणों के दौरान अपने आप को जोड़ लेती है जनता से, वो बेहतर है। शायद कुछ लोग इसीलिए कहते हैं कि अगर प्रियंका पहले आ जाती तो राहुल गांधी को रिप्लेस कर देती, या फिर अभी भी क्या वो राहुल गांधी को रिप्लेस कर देने की स्थिति में अगर आएंगी तो हो पाएंगी? नहीं, देखिए, कुछ लोग ऐसा मानते हैं। एक जो राजनीतिक विरोधियों का एक हमेशा से रहता है, सिबलिंग राइवलरी में वो कुछ थ्योरीज डालते हैं कि भाई दोनों के बीच कंपटीशन है। जितनी भी थोड़ी जानकारी हमारी, कंपटीशन वगैरह नहीं है। शी वाज रियरिंग अ फैमिली, उनके लड़के बच्चे बड़े हो गए हैं अब, राहुल गांधी के भांजे और प्रियंका गांधी के दोनों बेटे और बेटी, और उसके बाद वो फ्री होकर के राजनीति में आई है। उसके पहले वो अपने भाई और माँ की कंस्टिट्यूएंसी संभाल रही थी, तो राजनीति में होकर भी नहीं थी। अब वो खुलकर सामने आई है, तो उनका दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस अपने वजूद के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। तो इस कारण से कहां से वो जीते, क्या उनको साउथ इंडिया जाना पड़ेगा, ये तमाम प्रश्न आ गए। रॉबर्ट वाड्रा भी तो कहते हैं कि उनको जाना चाहिए। हाँ, वही तो। नहीं तो बहुत आसान था ये समझना कि वो रायबरेली से खड़ी हो जाएंगी। रायबरेली से खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि बेसिक चॉइस हो जाएगी। सोनिया जी अब धीरे धीरे अपने आप को विड्रॉ करेंगी तो रायबरेली से आ सकती हैं। वो बगल की सीट अमेठी है, अमेठी से अगर राहुल गांधी लौटते हैं तो रायबरेली और अमेठी, अगर ये दोनों सीटें लड़ा जाता प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के द्वारा, तो उस इलाके में क्षमा दूसरा हो जाता। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि दोनों जीत भी जाते। अच्छा, लेकिन अभी की जो स्थिति है उसमें बहुत रिस्की है इन दोनों सीटों पर लड़ना। अच्छा, एक सवाल सोनिया गांधी को लेकर भी। सोनिया गांधी का संसद में रहना, उनका चुनाव लड़ना, एक सीट पर रहना कितना ज्यादा अभी भी जरूरी है? 2024 के बाद भी जरूरी रहेगा 5 साल तक, क्योंकि राहुल गांधी हो या फिर प्रियंका लड़के संसद पहुंच जाए, उनसे बहुत ज्यादा करिश्मा एक कांग्रेस पार्टी के अंदर सोनिया गांधी का है। तो वो करिश्मा क्या ये दोनों भाई बहन मिलकर उसको बैलेंस कर पाएंगे, जो सोनिया गांधी अगर इलेक्शन नहीं लड़ती हैं और वो संसद नहीं पहुंचती हैं? क्योंकि अगर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो राजनीति से आप धीरे धीरे करके 5 साल में तो आप मान लीजिए कि बिल्कुल साइडलाइन हो जाएंगे। भले ही वो गांधी परिवार से जुड़ी हुई हैं, वो पूरी कमान संभालती हैं, सबसे सुप्रीम तो वही कही जाती हैं, बट फिर भी आप साइड हो जाएंगे। तो क्या उस चीज को रिप्लेस कोई दूसरा कर पाएगा? कोई दूसरी वो जगह, वो करिश्मा दिखा पाएगा प्रियंका? अगर बहुत टफ कोई कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रायबरेली आता है तो सोनिया जी ही लड़ेंगी चुनाव, क्योंकि उसमें तभी एक संभावना रह जाती है कि वो चुनाव जीत सकती है, कांग्रेस वहां चुनाव जीत सकती है, चाहे कितना भी मजबूत बीजेपी का उम्मीदवार आ जाए। क्योंकि जिस तरह से गांधी परिवार ने उस रायबरेली को नर्चर किया है, फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, तो घर घर में कांग्रेस के लाभार्थी हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने नर्चर किया है, एक बड़ी संख्या वोट की उनके पास हमेशा होती है। हाँ, यह बात अलग है कि अगर मान लीजिए बसपा कोई उम्मीदवार अपना खड़ा कर दे और नुकसान पहुंचा दे, ऐसा करती नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई एक अंडरस्टैंडिंग होता है जो कि अमेठी और रायबरेली के लिए अपने आप हो जाता है, मैं देखता हूँ आखिर में। तो ये है एक। दूसरी बात यह है कि देखिए सोनिया गांधी क्यों रेलेवेंट हो जाती है, क्योंकि उनके पास एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया। 2004 में राजनीति में, एक्टिव पॉलिटिक्स में आने के 5 साल के भीतर 1999 में 2004 में उन्होंने बेदखल कर दिया, और 10 साल उन्होंने सरकार चलाई, यूपीए की चलाई। उनके आलोचक उनको सुपर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। वो जिस तरह से चला रही थी, किंग नहीं किंग मेकर बनी वो। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल चलाती थी, और नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की कोई भी बात मनमोहन सिंह टाल नहीं पाते, ये तो हम लोगों ने देखा है। तो उनके पास एक जो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है वो सोनिया गांधी के अलावा प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के पास नहीं है। हाँ, बिल्कुल। इसलिए उनका होना राजनीति में मायने रखता है। जब वो पहुंचती है तो सारे जो दूसरे दल होते हैं वो मैडम मैडम बिल्कुल 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 बिल्कुल। राहुल और प्रियंका के लिए अभी भी वो सम्मान दर्जा हासिल करना जरा दिक्कत है, तो उनकी मौजूदगी का लाभ तो कांग्रेस लेगी। यानी कि सोनिया की मौजूदगी में ही प्रियंका गांधी
को चुनाव लड़ना चाहिए, ये तो नजर आता है। और भाई बहन मिलकर और मम्मी भी मिलकर देखिए राजनीति में क्या करते हैं आगे चलकर, क्योंकि 2024 के चुनाव तो आ गए और भारतीय जनता पार्टी बहुत मतलब तीखे तरीके से इस बार अपने इलेक्शन के कैंपेन को लेकर तैयारियां कर रही है। हमने देखा कि वो 50% वोट शेयर तक पहुंचने की प्लानिंग कर रही है, मतलब माइक्रो मैनेजमेंट लेवल पर जो है वो मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। तो तैयारियां तो बहुत है, लेकिन इधर अगर प्रियंका गांधी की बात करें, वो अगर आती हैं तो क्या कुछ कर पाती हैं, क्या कुछ रणनीति उनके लिए बन पाती है, ये अपने आप में अभी भी सवाल बना हुआ है। और इंडिया अलायंस किस तरह से आगे बढ़ेगा, ये भी एक सवाल है विपक्ष को लेकर। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।